हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, रॉयल घर जमा एपिसोड 359 आ गया है। जाइए आप लोग देखिए और एंजॉय करिए और अपना रिएक्शन ज़रूर बताइए। गौतम को अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके दादाजी अवंतिका बुआ और मुंशी जी किडनैप कैसे हो गए थे। गौतम ने इस बारे में सोचते हुए कहा, दादू सा, बुआ सा, इन दोनों के साथ हमेशा बहुत सारी सिक्योरिटी रहती है। रॉयल फैमिली के स्पेशल गार्ड्स की प्रोटेक्शन में वो लोग हमेशा रहते हैं, फिर उनका किडनैप कैसे हो सकता है? तभी फिरोज मलिक ने आकर गौतम से कहा, गौतम साहब, हमें पैसों का इंतजाम करना होगा, लेकिन इतने बड़े अमाउंट का बंदोबस्त करना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर होगी। फिरोज की बात को सुनकर गौतम ने उससे कहा, पैसों का अरेंजमेंट करना सेकेंडरी चीज है। हमारे पास अभी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दादू सा, अवंतिका बुआ सब सेफ है। सबसे पहले हमें उनकी सेफ्टी का कंफर्मेशन लेना होगा। गौतम अब डेस्परेटली वापस से कॉल का इंतजार करने लग गया था। पूरे 5 मिनट के बाद वीडियो कॉल लिंक दोबारा एक्टिवेट हो गया था। वीडियो कॉल पर दोबारा से वही मास्क पहने आदमी बैठा हुआ था। उसने कैमरे में देखते हुए गौतम से कहा, तो क्या सोचा राठौड़ साहब, आपने पैसों का बंदोबस्त कर रहे हो या तोहफे भेजने की तैयारी शुरू कर दें? लीडर की बात सुनकर गौतम एक गहरी सांस लेकर बोला, इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारे पास मेरे परिवार वाले बिल्कुल सुरक्षित हैं? और ना ही तुमने मुझे अभी तक ये बताया कि तुमने किस डील के कारण मेरे परिवार वालों को किडनैप किया है। गौतम की बात सुनकर लीडर खड़ा होकर उस अंधेरे कमरे में गया जहां उसने गौतम के परिवार वालों को बंधक बनाया हुआ था। उसने गौतम को वीडियो कॉल पर उसके परिवार वालों को दिखाते हुए कहा, अच्छे से देख लो अपने परिवार वालों को। हम हटारियंस अपनी बात के पक्के होते हैं, तुम लोगों की तरह वादे करके नहीं मुकरते। गौतम को वीडियो कॉल पर उसके दादाजी, अवंतिका बुआ और मुंशी जी तीनों एक कोने में बैठे हुए दिख रहे थे, जिन्हें देखकर गौतम की सांसें ही अटक गई थी। गौतम ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए कहा, आप सब लोग चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके आप सब लोगों को वहां से बाहर निकाल लूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आप सब लोग वहां पहुंचे कैसे? जैसे ही गौतम ने ये सवाल पूछा तो गौतम के दादू सा के दिमाग में सब कुछ एक रील की तरह चलने लगा था। गौतम के दादाजी अवंतिका बुआ और मुंशी जी के साथ एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने गए थे। उनके साथ सालों से दादू सा के विश्वसनीय सलाहकार और बिजनेस पार्टनर रहे शर्मा जी थे, जिनकी राठौड़ परिवार में बहुत इज्जत थी। तभी दादू सा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो शर्मा जी, आखिर उस डील का फाइनल राउंड आ ही गया जिसका हमें बरसों से इंतजार था। ये पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत मायने रखती है। दादू सा की बात सुनकर अवंतिका ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी अंकल, आपकी मेहनत और दादू सा के अनुभव का नतीजा है ये। तभी मुंशी जी दादू सा के सामने फाइल्स को रखते हुए बोले, बड़े हुकुम, कागजात सब तैयार हैं, बस आपके हस्ताक्षर की देर है। तभी शर्मा जी ने इज्जत के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराजा साहब, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ काम कर पा रहा हूं। ये डील सिर्फ व्यापार नहीं, 2 परिवारों का अटूट रिश्ता है। तभी एक वेटर कमरे में दाखिल हुआ, जिसके हाथों में चांदी की ट्रे में ड्रिंक सजाए हुए थे। तभी दादू सा ने एक गिलास उठाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, इस मोमेंटस अवसर पर एक छोटा सा टोस्ट तो बनता है। दादू सा की बात सुनकर सब अपने अपने गिलास उठाने लग गए। शर्मा जी ने भी मुस्कुराते हुए अपना जूस का गिलास उठा लिया था और चीयर्स करके सब ड्रिंक को पी गए थे। तभी कुछ पल बाद दादू सा को अजीब सा लगने लग गया था। उनको हल्का सा सिर दर्द, आंखों के सामने धुंधलापन लग रहा था। उन्होंने अपना माथा सहलाते हुए कहा, उफ, ये अचानक क्या हो गया? तभी अवंतिका बुआ भी अपनी आंखों को झपकाते हुए बोली, मुझे भी कुछ चक्कर सा आ रहा है, पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी मुंशी जी चक्कर खाकर गिरने ही वाले थे। तभी उन्होंने दादू सा से कहा, बड़े हुकुम, ये कैसा महसूस हो रहा है? कुछ तो गड़बड़। इससे पहले मुंशी जी कुछ और कहते, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए थे। दादू सा की अनुभवी आंखें तुरंत खतरे को भांप गईं। उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ थी और ये ड्रिंक्स की वजह से हो रहा था। दादू सा ने लड़खड़ाती हुई आवाज में शर्मा जी से कहा, शर्मा जी, ये सब क्या है? ड्रिंक्स में कुछ मिलाया है तुमने? दादू सा की बात सुनकर शर्मा जी मुस्कुराए और फिर उनकी मुस्कुराहट एकदम ठंडी क्रूरता भरी मुस्कान में बदल गई थी। उन्होंने दादू सा से कहा, आहा महाराजा साहब, आपका दिमाग वाकई तेज है, इतनी जल्दी भांप लिया, सोचा था थोड़ा और समय लगेगा। दादू सा की आंखें धोखे की इस परत को देखकर चौड़ी हो गई थी। विश्वासघात का कड़वा सच सामने था। दादू सा ने गुस्से में उठने की कोशिश करते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, धोखेबाज, तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दादू सा की बात सुनकर शर्मा जी हंसते हुए बोले, छुरा नहीं साहब, इसे हिसाब बराबर करना कहते हैं, बरसों पुराना हिसाब। तभी अवंतिका ने
एकदम कमजोर आवाज में कहा, शर्मा अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अवंतिका की बात सुनकर शर्मा जी ने एकदम ठंडे लहजे में कहा, अवंतिका बेटी, बिजनेस में इमोशंस की जगह नहीं होती। और ये तो सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये उस हर चीज का बदला है जो राठौड़ परिवार ने हमसे छीनी है, तुम्हारे पिताजी ने और अब तुम्हारे भतीजे ने भी। दादू साहब को नशा तेजी से चढ़ रहा था, लेकिन उनकी शाही अकड़ और लड़ने का जज्बा अभी जिंदा था। अपनी पूरी ताकत समेटकर वो शर्मा जी की तरफ लपके और गरजते हुए बोले, तुमने हिम्मत कैसे की मेरे परिवार को हाथ लगाने की? उन्होंने शर्मा को धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन उनका शरीर नशे से कमजोर हो चुका था। शर्मा ने आसानी से खुद को बचा लिया था और मुस्कुराते हुए बोला, बूढ़े शेर, अभी भी वही तेवर है, पर अब तुम्हारी ताकत तुम्हारा साथ नहीं देगी। तभी कमरे के दूसरे दरवाजे से कुछ हट्टे कट्टे लोग अंदर आए, जिनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। ये हटारियंस के लोग थे जिन्हें शर्मा ने बुलाया था। उन लोगों को देखकर दादू साहब ने कहा, कौन हो तुम लोग? लेकिन उनकी आवाज में दम नहीं था। अवंतिका बुआ और मुंशी जी भी नशे से चूर हो रहे थे, विरोध करने की स्थिति में नहीं थे। दादू साहब ने आखिरी बार उठने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर लड़खड़ा गए थे। तभी दादू साहब ने कमजोर आवाज में आंखें बंद करते हुए कहा, गौतम। और फिर अंधेरा छा गया था। तीनों को उन नकाबपोश लोगों ने उठाया और तेजी से कमरे से बाहर ले गए, जबकि मिस्टर शर्मा उन्हें जाते हुए मुस्कान के साथ देख रहा था। उसके बाद दादू साहब की आंखें सीधा उस बंद अंधेरे कमरे में खुली थीं। तभी गौतम की आवाज से दादू साहब का ध्यान टूटा। गौतम ने दादू साहब से पूछा, दादू साहब, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आप इन हेटेरियंस के चक्कर में पड़ गए हो? गौतम की इस बात का दादू साहब ने कोई जवाब नहीं दिया था। तभी हटारियंस के लीडर ने बीच में बोलते हुए कहा, बताइए महाराजा साहब, अपने लाडले पोते को आपके इन काले कारनामों के बारे में बताइए। कैसे आपने हमें विश्वास में लेकर हमारे साथ धोखा किया है? लीडर की धोखे वाली बात गौतम को समझ नहीं आई थी। गौतम ने उससे पूछा, धोखा? कैसा धोखा? आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? गौतम की इस बात को सुनकर लीडर दादू साहब की तरफ इशारा करता हुआ बोला, महाराजा साहब ने 5 साल पहले हमसे एक महारानी हार की डील की थी। उस हार में लगे हीरे पूरी दुनिया को बदल सकते थे। हमने इन पर भरोसा करके इनको हार भेज दिया था, लेकिन बदले में इन्होंने हमें सिर्फ धोखा दिया। लीडर की यह बात सुनकर दादू साहब गुस्से में खड़े होकर बोले, झूठ, तुम ये सब झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे वो हार कभी भेजा ही नहीं, सिर्फ उसकी तस्वीर और कागजात भेजे थे। कहा कि हार रास्ते में है, लेकिन वो कभी मुझ तक पहुंचा ही नहीं। असल में तो धोखा तुमने मुझे दिया था। दादू साहब की बात सुनकर हटारियंस का लीडर हंसते हुए बोला, धोखा दिया, और वो भी हटारियंस ने? जो कहानी आप सुना रहे ना महाराजा साहब, ये बासी हो गई है अब, और हार आपके पास पहुंचा था, इस बात का हमें पक्का पता है। आज उसकी मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ है। हमें हमारा पैसा चाहिए अभी, इसी वक्त। लीडर की बात सुनकर मुंशी जी ने बीच में बोलते हुए कहा, यह क्या जबरदस्ती है? हम आपसे पहले भी कितनी बार कह चुके हैं कि हमें हार नहीं मिला, तो हम कैसे आपको पैसे दें? और असल में तो उस वक्त हार की इतनी कीमत भी नहीं थी, और ना ही अब है। मुंशी जी की बात सुनकर लीडर ने एकदम सख्त आवाज में कहा, कीमत वक्त के साथ बढ़ती है मुंशी, और हटारियंस का उसूल है हिसाब चुकता होना चाहिए। अब चॉइस तुम्हारी और तुम्हारे इस लाडले गौतम की है। या तो 1000 करोड़ रुपए कैश भेजो, या फिर वो सबूत दो कि तुम्हें हार नहीं मिला था। साबित करो कि वो हार हमारे पास है, या फिर कहीं गुम हो गया है। साबित करो कि तुम बेगुनाह हो। लीडर की बात सुनकर गौतम ने उससे कहा, और अगर हम ये साबित नहीं कर पाए और ना ही पैसा दे पाए तो? गौतम ये जानना चाह रहा था कि असल में हटारियंस का प्लान क्या था। तभी लीडर चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए बोला, तो फिर पेमेंट किसी और तरीके से होगी। हटारियंस अपना नुकसान लोगों की जान से भी पूरा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारे पास पूरे 10 दिन है। अगर घड़ी चालू नहीं है तो चालू कर लेना। अगर 10 दिन बाद हिसाब चुकता नहीं हुआ तो ये आइलैंड तुम्हारे परिवार वालों की आखिरी जगह होगी। तभी गौतम ने लीडर से कहा, ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हें या तो तुम्हारे पैसे दे दूंगा या साबित कर दूंगा कि दादू साहब सच कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं मेरे परिवार वालों से बात करना चाहता हूँ, ताकि मैं इस काम को पूरा कर सकूं। गौतम की बात सुनकर लीडर ने एक पल के लिए सोचा, फिर गौतम से बोला, ठीक है, तुम्हारे पास 2 मिनट का वक्त है। तभी स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा हुआ आ गया था। गौतम को समझ नहीं आया कि ये एकदम से क्या हुआ, लेकिन तभी वापस से उसी लिंक पर वॉइस कॉल आया। कॉल उठाते ही अवंतिका ने कहा, गौतम, तुम मुझे सुन पा रहे हो? अवंतिका बुआ की आवाज बहुत डरी हुई थी। गौतम ने उनको हिम्मत देते हुए कहा, बुआ सा, आप चिंता मत करना, मैं हर हाल में आप सबको वहां से बाहर निकाल कर रहूंगा। गौतम, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें वापस रंचौर जाना होगा।
वहीं जाकर तुम्हें पता चल पाएगा कि आखिर उस हार के साथ हुआ क्या है। नहीं तो तुम्हें 1000 करोड़ का इंतजाम करना होगा। कोई पुलिस, कोई बाहरी मदद मत लेना, इन्हें सब पता चल जाएगा। अवंतिका की बात सुनकर गौतम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बुआ साहब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब सही कर दूंगा। तभी कुछ देर तक अवंतिका बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया था। गौतम को लगा कि कॉल फिर से कट गया था। तभी अवंतिका ने अपनी जान की परवाह करते हुए ना के बराबर सुनाई देने वाली आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, गौतम, इससे भी बड़ी बात है, ये हार सिर्फ एक हार नहीं है। अगर ये हार सच में हमारे पास है तो इस हार के बारे में कहा गया है कि इस हार के अंदर एक नक्शा। इससे पहले कि गौतम अवंतिका से कुछ कहता, तभी पीछे से तेज आवाज आई, तुम्हारे 2 मिनट पूरे हो गए हैं, बातें हो गई हैं या अभी भी कुछ बताना बाकी है? लीडर की यह बात सुनकर अवंतिका एक पल के लिए घबरा गई थी, लेकिन फिर उसने खुद को तुरंत संभालते हुए कहा, नहीं, बस मैं गौतम से कह रही थी कि वो इंतजाम करे। गौतम को अवंतिका की फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी। तभी लीडर ने फोन पर गौतम से कहा, याद रखना 10 दिन, घड़ी टिक टिक कर रही है, 10 से ऊपर 1 मिनट भी नहीं। तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। अवंतिका बुआ की अधूरी बात ने गौतम के दिमाग में एक तूफान ला दिया था। गौतम को समझ में आ गया था कि यह कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ा गहरा रहस्य था जिसकी जड़ें शायद उसके परिवार के अतीत में दबी हुई थीं। गौतम को अब सिर्फ अपने परिवार को नहीं बचाना था, बल्कि इस रहस्य के पर्दे को भी फाश करना था। लेकिन कैसे? आखिर गौतम कैसे इस हार के अनसुलझे रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या गौतम वाकई में रंजोर जाएगा या फिर गौतम के दिमाग में कुछ और प्लान है? क्या रंजोर में गौतम के लिए एक नई मुसीबत उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है? क्या गौतम उस मुसीबत से लड़ पाएगा? क्या गौतम आसानी से 1000 करोड़ का इंतजाम कर लेगा? इन सब का जवाब सुनने के लिए बने रहिए देसी टाउन एफएम पर। यहीं पे आप लोग को न्यू एपिसोड सुनने के लिए मिलेगा। बहुत जल्द न्यू एपिसोड आ जाएगा।